नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन होता है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। टेलीफोन नंबर्स जो हैं लगातार हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए और उन नंबर पर आप डायल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। दर्शकों, जैसे कि हम नमस्कार एमपी में नए नए विषय पर चर्चा करते हैं, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, या तो वो आज के डेट में घटित होते हैं या कुछ ऐसे विषय होते हैं जो जानकारी आप तक पहुंचाना हम ज़रूरी समझते हैं। इसमें उन युवाओं को हम संबोधित करेंगे, उन छात्रों को हम संबोधित करेंगे जिनको हम मोटिवेट करेंगे उनके आगे लाइफ को प्रशस्त करने के लिए। और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में राहुल हरिप्रिया जी हैं, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन आज हमारे बीच में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जुड़े हैं। सर, हम आपका भी स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। इसी के साथ जानना चाहती हूँ कि पेशे से आप इंजीनियर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर के फील्ड में जैसे आप आए, तो क्या कारण रहा, कहाँ से आपको इसका एक बोलते हैं ना कि बीज आया आपके मन में कि मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को मोटिवेट करना है? क्या इसके पीछे कोई घटना घटित हुई? जी, इसकी शुरुआत हुई जब मैं 2020 के समय, जब कोविड-19 बिल्कुल शुरू हुआ था, उस समय लॉकडाउन आया था, तो मैं अपनी एक किताब पर काम कर रहा था। तो उस दौरान मैंने फिर एक किताब लिखी जिसका नाम था लॉकडाउन डिस्कवरी। उस पर मैंने पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करी थी कि ऐसे बुरे से बुरे वक्त में भी कैसे जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो घर में आज फंसे हुए हैं, वो कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा बेहतर चीज़ों में बिजी रख सकते हैं। तो मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था, जो मेरा फोकस था, वो तब मुझे समझ आया कि जब आसपास अब अपनी घटनाओं को देखते हैं कि सिर्फ बुरी चीज़ें हो रही हैं, लोगों की डेथ हो रही है और लोग बीमार हैं, बेहद परेशान हैं और कोई होप नहीं नज़र आ रही। तो ऐसे समय में मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो है सेल्फ मोटिवेशन की, जहाँ पे लोग खुद को अगर मोटिवेटेड रख पाएँ तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए वहाँ से फिर मुझे थोड़ा एक शुरू हुआ। फिर मैंने 2020 से जो अपनी जर्नी शुरू करी, तो वो मेरी उस लाइन में फिर जब मैं अपनी जॉब में आया, तब भी मैं अपने स्टूडेंट्स में भी ये हमेशा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि एक कम एज से ही अपने आप को मोटिवेटेड वो रखें। साथ ही साथ कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ के कलीग्स हैं उनमें भी मैं एक अच्छा इन्फ्लुएंस रख सकूँ। तो जितना मेरी ओर से पॉसिबल है, शुरू से वहीं से। जी बिल्कुल। युवाओं को आपने और छात्रों को ही क्यों टारगेट किया, इस पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे। आपने मोटिवेट करने के लिए सिर्फ युवाओं को, छात्रों को ही क्यों टारगेट किया? जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। अपनी लाइफ में वो ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे पहुंच गए जिनको देख के हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, दादा दादी हों या हमारे टीचर्स हों। तो जब उनको हम ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पोजीशन पे देखते हैं ना, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें भी उनके जैसा बनना है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस में है अभी, वो हमारा युवा है, वो उनके शूज़ को भरने की मेहनत में लगा हुआ है। और ऐसे समय मुझे लगा कि हमारे जो छात्र हैं, जो युवा वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें मोटिवेट करें, क्योंकि जिनको वो देख के मोटिवेट हो रहे हैं उनको हम और कितना मोटिवेट करेंगे। इसलिए मेरी प्रायोरिटी यही थी कि युवाओं में और छात्रों में फोकस करूं, और हमारे जो अपर एज वाले हैं, जो हमारे पेरेंट्स और दादा दादी की एज के हैं, वो ऑलरेडी इतने मोटिवेटेड हैं और सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में कि उनको देख के आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा फोकस उधर था। जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि छात्रों युवाओं को आपने क्यों फोकस किया, यहाँ पे हम लोग जैसे छात्रों को लेकर, परीक्षाओं को लेकर भी हम लोग उसको कोरिलेट कर रहे हैं आज के हम विषय को खासकर। तो अगर मैं बात करती हूँ कि ऐसी कोई आदत या ऐसी कोई रणनीति या ऐसी कोई भी चीज़ जो हम अपने जीवन में अपनाकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, खासकर परीक्षाओं में, जो आपने खुद ने भी किया हो अपने जीवन में, तो ऐसा कुछ बात जो आप साझा करना चाहेंगे? जी देखिए, मैं इससे पहले कुछ वक्त पहले परीक्षा पे चर्चा भी देख रहा था जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। तो उसमें मैंने एक बात सीखी समझी कि आपको बार बार जो है मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है। आपको, अगर आप खुद पर धीरे धीरे रिलाय करना शुरू करें ऐसे समय में कि आपको हर हमेशा कोई खड़ा नहीं रह सकता आपके लिए। एक वक्त तक आपके माँ बाप आपको बिल्कुल समझाएंगे, आपके टीचर्स आपकी मदद करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं पास आती हैं ना, आप सिर्फ खुद के लिए हैं जो है, और आपको अपनी मेहनत स्वयं करनी है, आपको परीक्षा भी खुद देनी है। तो ऐसे समय में ये ज़्यादा बेहतर है कि जो आपने कहा, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे स्टूडेंट्स अपने में यूज़ कर सकते हैं, वो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं कि अपने आप को बार बार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में समझाना, बताना जिसमें वो बेहतर है, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे। ऐसी चीज़ों को कम सोचना, आपस में कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बेहतर कर रहे हैं, कुछ खराब कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सबको एक लेवल पर आना है। तो एक दूसरे से कंपैरिजन कम से कम रखना, और पेरेंट्स को, टीचर्स को भी इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी और स्टूडेंट से अपना कंपैरिजन ना करें। हमेशा एक स्टूडेंट अपने हिसाब से स्पेशल होता ही है, उसको अपनी वो स्पेशल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस मुद्दे पे कि कौन हमसे बेहतर कर रहा है। तो जब वो अपने पर काम करना शुरू करेंगे और खुद को समझेंगे कि जो है वो मुझे खुद से करना है,
तो यहाँ पर आने के बाद वो दूसरों से जब कंपेयर करना अपने आप को बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर स्टेट पर आ जाते हैं और अपने आप को एक अच्छे मतलब पोजीशन पे पाते हैं कि उनको ज्यादा किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में खुद आगे बढ़ने को तैयार है। बिल्कुल, मतलब खुद ही को ही समझना सबसे बड़ा मूल मंत्र आप कहना चाहते हैं कि हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। खुद को अगर हमने डीप से समझ लिया तो मुझे लगता है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। जी बिल्कुल, आप अपनी कमजोरियां जैसे खुद पकड़ लेते हैं समय के साथ, तो अपनी स्ट्रेंथ भी पकड़िए और उन पर फोकस करिए। बिल्कुल। राहुल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर मैं कॉलेज की बात करती हूँ, स्कूल की बात करती हूँ, तो परीक्षाओं को लेके एक जो दृष्टिकोण होता है वो एक अलग होता है, शायद थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है। तो क्या आपको लगता है कि किन चीज़ों को अपना के उस दृष्टिकोण को हम तोड़ सकते हैं? क्योंकि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो शायद घर का माहौल तो बदलता ही है, कॉलेज के माहौल में भी बहुत परिवर्तन आ जाता है, तो किन चीज़ों को अपनाना चाहिए? देखिए, एक टीचर के तौर पे या प्रोफेसर के तौर पे यदि मैं आपसे कहूँ तो मैं जो चीज़ फॉलो करता हूँ वो ये है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम का वक्त करीब आता है या जितनी भी बार बच्चे कोई टेस्ट देते हैं या कोई एग्ज़ाम देते हैं, मैं उस वक्त हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ कि आपकी जितनी तैयारी है आप खुद को जानते हैं और ऐसे समय में आपको अब ये कोशिश करनी है कि जितनी भी गलतियाँ आपने अभी तक करी हैं उन पर काम करिए, अपने आप को सुधारने पर फोकस करिए। बात सिर्फ इतनी है कि कई बार क्या होता है हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है हमें लगने और स्ट्रेस लगने लगता है कि अगर एग्जाम हमारा खराब हो गया तो हम धीरे धीरे अपनी कमजोरियां याद आने लगती हैं। लेकिन आजकल अब इतना टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ है कि बच्चे जो हैं एग्जाम से पहले 10-12 मॉक टेस्ट दे चुके होते हैं, अपनी तैयारियां कर चुके होते हैं, तो वहां से वो अपनी गलतियां पहचाने और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसी गलती पर काम करके आगे बढ़े। क्योंकि जो गलती आप एग्जाम से पहले कर रहे हैं आपने वो देखी सीखी, तो अब वो चांस खत्म है कि आप एग्जाम में वो गलती। बिल्कुल राहुल जी, और ऐसा ही कुछ प्रश्न छत्तीसगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अरविंद जी, वो प्रश्न करना चाहते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले अरविंद जी हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। जी हाँ अरविंद जी, प्रश्न कर सकते हैं आप। और आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं? आप छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? जी एक बार फिर से दोहरा दीजिए प्रश्न को। राहुल, आप छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव से आते हैं और आपकी जर्नी कैसे रही, किस तरह आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं? जी जी जी, सेल्फ डिसिप्लिन के हाँ, आपके छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं? मेरी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी, मैं वहाँ के एक छोटा गांव सारंगगढ़ से आता हूँ। उनका वही प्रश्न है, आपके बारे में काफी स्टडी कर लिया अरविंद जी ने कि आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा है। बहुत अच्छा प्रश्न किया अरविंद जी आपने। तो मैं वहाँ के एक छोटे गाँव सारंगगढ़ से आता हूँ और मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई स्कूल तक की पूरी करी है, फिर यहाँ भोपाल आके मैंने अपने कॉलेज कंप्लीट किया। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जैसे वो पूछ रहे हैं, तो मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स की जो बातें रही है कि वो मुझे हमेशा से समझाते हैं कि यदि आप अपने जो आपका वर्क आवर है उसके समय से थोड़ा पहले आप उठना शुरू करें और अपने मॉर्निंग्स को थोड़ा सा आप ठीक करें कि आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के अपनी तैयारियों पे ध्यान दें और अपना समय बिल्कुल बांध लें कि आप इस वक्त अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो करें, इस वक्त अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में हैं तो वो करें, लेकिन हर चीज़ को बराबर आप समय दें। अगर आपकी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, फन नहीं है, तो वो लाइफ आपको कहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कराएगी। सिमिलरली सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं तो पढ़ाई में आप पीछे होंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मेरे लिए हमेशा ये रहा कि मैंने हमेशा अपने मॉर्निंग से एक रूटीन फॉलो किया कि जैसे जैसे आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें, जहाँ पर आप उस चीज़ को देख पाते हैं कि जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ और जहाँ पढ़ाई को अलग अलग बांट करके आपको अपने दिन के अलग अलग हिस्सों में फिट करना है, वो करें सारी चीज़ें और अपने टाइम के कंफर्ट के हिसाब से करें, लेकिन हर चीज़ थोड़ी थोड़ी इंक्लूड होनी ज़रूरी है, तो अपने आप वो डिसिप्लिन आपका गैदर हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। उसी के साथ में हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी। मैं चाहता हूँ जो बच्चे इंजीनियर या उससे और शिक्षा बनना चाहते हैं लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं, वो अपनी जिस दिशा में जाना चाहिए उल्टा दिशा करने लगते हैं, तो उनको सही दिशा में जाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और घर का किस प्रकार से सहयोग उनको मिलना चाहिए? बिल्कुल, जो बच्चे अपना रास्ता भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे आ जाते हैं, तो उस परिस्थिति में घर वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि हम ना बात करने से डरते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज़ बताने से पहले डरते हैं, पहले ही मन में बना लेते हैं कि अगर मैंने ये बता दिया मेरे घर पे तो वो ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि यदि मैंने इसको इस वक्त ऐसा बोल दिया वो ज़्यादा प्रेशर्ड ना फील करने लगे या मेरी बात को अन्यथा ना ले ले। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस विषय में है बात करना। यदि आपको समझ आ रहा है कि बच्चा थोड़ा रास्ते से भटक गया है तो आप उसके पास बैठें, थोड़ा बात करें, उसको एक ऐसा माहौल दें जिसमें वो आपसे खुल सके।
हो सकता है कि वो अपनी गलतियां स्वीकारे, उसको समझ आए कि वो कुछ गलत कर रहा है, और नहीं भी आए तो उसको एक समझाने वाले तरीके से आप उससे बात करें। जितना ज़्यादा आप उससे बात करेंगे, उसको एक माहौल देंगे, वो ज़्यादा बेहतर खुल पाएगा। ये चीज़ मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे घर पे हमेशा से ये माहौल रहा। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा बात करने पे विश्वास रखा। मेरी मॉम जो है वो हमेशा मुझसे कोई भी बात होती, कभी भी किसी चीज़ पर मुझसे खुल के बात करने पे उन्होंने हमेशा विश्वास रखा। बिल्कुल, संवाद ही एक ऐसा रास्ता होता है जो कि कई सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। और यहाँ पर हम वापस से राहुल जी से बात करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स हो, स्ट्रेस ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। बड़ा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नेचर होता है ये। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे मेंटेन किया जाए, और बिल्कुल ही स्ट्रेस ना हो, हम तो बिंदास हैं, भले एग्ज़ाम है, वो भी कितना सही होता है, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। जी देखिए, इस पे मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन स्ट्रेस आपका तभी मैनेज होता है जब आपका टाइम मैनेज होता है। Correct. जब आप बहुत लंबे समय से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको स्ट्रेस आ रहा है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे उन बच्चों को एग्जाम में उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है जो अपनी एक समय से तैयारी करते हुए चल रहे होते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बेसिक तरीका यही है कि आप टाइम मैनेज करते हुए चलें एक अच्छे समय से ही। और अगर टाइम मैनेज चलिए ठीक है, आने वाले समय तक आपने कुछ समय पढ़ाई नहीं करी तो ये मान करके चलते हैं कि आखिरी में आप थोड़ा पैनिक हो रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन फेमिलियर चीज़ों पे काम करें जो आपको पता है पिछले कई सालों से जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम्स पे। क्योंकि एग्जाम के ट्रेंड्स आजकल रिपीट बहुत होते हैं। अगर आपने पिछले 4 साल 5 साल के एग्जाम देखे हुए हैं कि अगर मान लीजिए आप 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, पिछले कई सालों की यदि आपने पेपर देखे हुए हैं और अगर आपने वो ठीक से सॉल्व किए हुए हैं, देयर इज नो वे कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपने पूरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं भी करी, लेकिन आपने यदि आखिरी के 2 से 3 महीने अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखी है तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए यही 2 सबसे मेन चीज़ें हैं। एक तो आपका टाइम मैनेज करके चलिए, थोड़ा समय दीजिए पढ़ाई को हर रोज़, और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अपने उन चीज़ों पे काम कीजिए जो फेमिलियर है, जो बार बार एग्जाम में आ रही हैं, ना कि ये कि आपने बस पता नहीं और डायरेक्शन लेस आप शुरू हो गए। तो टाइम और डायरेक्शन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल, इसी के साथ में बिलासपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सविता जी, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। ये जो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करें कि वो पढ़ते नहीं, माँ बाप बोलने से भी नहीं पढ़ते, उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए मोटिवेट करने के लिए, ये पूछना था। जी सविता जी, एक माँ की सबसे ज़्यादा चिंता मुझे लगता है कि यही होती है कि बच्चे को कैसे मोटिवेट करें और कितना उनको पढ़ाई में ढाल सकें। चिंता जायज़ है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, इस पे भी मैं यही कहूँगा कि जैसे आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, यदि वो समझ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, तो इसमें एक तरीका यही है कि आप उनके टीचर से भी थोड़ा कनेक्ट करें। जब बच्चा घर पे नहीं है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल में भी उसको या कॉलेज में भी उसको एक ऐसा माहौल मिले कि जहाँ से उसको लोग थोड़ा समझा सके कि भाई तुम थोड़े करियर से भटके हुए लगते हो और इस वजह से हमें लगता है कि तुम्हें कुछ गाइडेंस दी जाए। अब ये हो सकता है कि वो बहुत बड़ी किसी कठिन पढ़ाई में ना जा सके, तो आप उसको किसी सरल कोर्सेज में डालिए। आजकल तो वोकेशनल कोर्सेज हैं जो अभी हमारे यहाँ हाल ही में NEP के तहत शुरू हुए हैं कि आप यदि किसी पर्टिकुलर काम को ही सीख जाए तो आपका करियर उसमें ही बन जाएगा। तो बच्चा यदि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो उसके सामने कुछ ऑप्शंस तो रखें जिससे कि वो उन वोकेशनल कोर्सेज पे या इधर उधर थोड़ा ध्यान दे करके हो सकता है कि बेहतर चीज़ों में जाने की जो जिस पे उसका इंटरेस्ट है हो सकता है मिल जाए, तो वो उस रास्ते पे निकल सकता है। ना कि ज़रूरी नहीं कि वो कोई डिग्री ही करे या कंप्लीट करे। मैं हालांकि सजेशन सबका यही होता है कि करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब हमारी सरकार भी वोकेशनल कोर्सेज को सपोर्ट करती है तो ऐसे बच्चों के लिए खास करके वो एक अच्छा ऑप्शन है कि समय रहते वो आप उनको उस लाइन में डालने की या उनको ऑप्शंस बताएं कम से कम, तो हो सकता है वो अपना इंटरेस्ट थोड़ा तो चेंज करेगा। बिल्कुल। और राहुल जी, मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि जब सफलता मिलती है तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब ग्रह अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही असफलता मिलती है तो मुझे लगता है कि हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो जितनी आसानी से हम सफलताओं को एक्सेप्ट करते हैं, असफलताओं को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? उसको भी एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है? देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत पॉपुलर टर्म है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो जब कभी भी हम ऐसे अपनी विषम परिस्थितियों में होते हैं, जब हमने हार का सामना किया, बुरा वक्त देख रहे हैं, कभी कहीं किसी जगह पे फेलियर हमने देखा है, तो हमेशा उस चीज़ को इस तौर पे लेना चाहिए कि ये ऊपर वाला हमें एक ऐसा समय दिखा रहा है जो हमें डेवलप करने के लिए, शायद हमें और बेहतर होने की ज़रूरत है। आज जो भी चीज़ों से हम परेशान हैं वो अपने अंदर शायद उसको बेहतर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उस पर या किसी भी और चीज़ में जब हम ट्राई करेंगे तो हो सकता है हम सक्सेसफुल हो जाएं। तो कहीं ना कहीं वो हमें और मजबूत बनाने के लिए, हमें मानसिक रूप से भी और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ये चीज़ एक होती है कि समय दर समय कहते हैं ना कि फेलियर देखते रहना चाहिए आदमी को, वरना ज़मीन पे नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं वो आपको ग्राउंडेड रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए, अगर आप फेलियर है तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप कम से कम आगे तो बढ़ रहे हैं। यदि आपको फेलियर नहीं मिल रहा है, इसका मीनिंग क्लियर कट ये है कि आप कहीं घूम ही नहीं रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो लाइफ में आगे बढ़ने, प्रोग्रेस की ही निशान है फेलियर, कि आपने कोशिश करी है
और हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो और बेहतर तरीके से आगे कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आखिरी प्रश्न मैं आपको छोड़ रही हूँ यहाँ पे आपके लिए। जब भी हम एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बड़ा बात करते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उसका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर होता है। तो दोनों के में आप किसको अहमियत ज़्यादा देते हैं और कौन सा ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे। चाहती हूँ जी, देखिए मैं इस पे ये कहूँगा कि एक सही बैलेंस बना के रखना बेहद ज़रूरी। आपका जो व्यक्तिगत विकास है वो आपको कहीं ना कहीं बड़े स्टेजेस पर ज़रूर लेकर के जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एक एकेडमिक्स अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उस प्लेटफॉर्म में पहुंचने पे स्ट्रगल ज़रूर करेंगे। आज भी जैसे मैं एनआईटी में पढ़ाता हूँ, मैंने कई आईआईटीज़ विजिट किए हैं, मैं ये देख पाता हूँ बच्चों में कि एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा होने के बावजूद लेकिन कई बार जब पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट बच्चे नहीं कर पाते हैं सही से, तो एंड में जाके वो स्ट्रगल करते हैं किसी अच्छी जॉब पे लैंड करने में या किसी अच्छे बिजनेस के लिए पैसे के लिए पिच करने पे। तो जब वो एक व्यक्तिगत डेवलपमेंट नहीं होता है, अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करते, तो हमेशा स्ट्रगल रहता है। लेकिन अगर आप एकेडमिक्स पे नहीं है अच्छे तो आप उस लेवल तक पहुंचने में भी स्ट्रगल करेंगे। तो एक बैलेंस के साथ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक टॉपर होना बेहद जरूरी नहीं, करेक्ट, मॉडरेट इंटेलिजेंस लेकर के चलिए ताकि आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग फैक्टर भी हो और एक पर्सनालिटी को लेकर के एक क्यूरियोसिटी भी हो कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, मुझे इस तरीके से बोलना आना चाहिए, रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो वो एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोनों का बैलेंस इंपॉर्टेंट। ये बात आपने बहुत अच्छी यहाँ पे बोली, क्योंकि मैं खुद भी इसी बात पे ज़्यादा जोर देती हूँ कि मॉडरेट इंटेलिजेंस ही हमारे लाइफ का बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस बना के चल सकता है और आगे हमें ज़्यादा लेकर जाता है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, बहुत संक्षेप में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को? जी, मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें। और स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि चाहे एग्ज़ाम का समय हो या नॉर्मल समय हो, अपने एकेडमिक्स और पर्सनालिटी दोनों के डेवलपमेंट पे इक्वली बैलेंस तरीके से कोशिश करिए। आप डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेस पाएंगे। दिमाग में नेगेटिविटी को जगह मत दीजिए, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव और काम सोच करके रखेंगे, जैसे कि सर ने भी कहा कि जितना एक कूल माइंडेड रह करके काम करेंगे, डेफिनेटली समय दर समय, हो सकता है आप देर जरूर हो, आप परेशान जरूर होंगे, लेकिन पराजित नहीं होंगे। तो इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। नवीन के साथ में राहुल हरिप्रिया जी साथ में थे, जिन्होंने की मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों यहाँ पे समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।